हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 4 शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा में इस टॉपिक से आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। और ये इस क्रम का 5वां वीडियो है। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं उन्हें। ठीक है, और बहुत जल्द आपके लिए टॉपिक वाइज वीडियो आने वाले हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है, तो कुछ दिन का धैर्य रखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये बात जो कि आप कभी फॉलो नहीं करते हैं, चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा सपोर्ट रहता है इससे, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी के आपकी जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी आपकी फ्रेंड्स तैयारी कर रही हो, जो भी रिलेटिव्स, उनको भी सजेस्ट करिए। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास, एड्स का मुख्य स्रोत कौन सा है। और एड्स से हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लगभग हर वीडियो में एड्स से क्वेश्चन आया हुआ है, हर पाली के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेन सोर्स है एड्स फैलने का। वेश्यावृत्ति, लार, खांसी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोस्टिट्यूशन जो है, वेश्यावृत्ति जो है ना, या फिजिकल रिलेशंस जो क्रिएट होते हैं विदाउट प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके थ्रू एड्स फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला है, मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है। यानी कि मेंटली रिटार्टेड बच्चे जो हैं जिनका आईक्यू कितने से कम होगा। बहुत कम वेरिएशन में दे दिया इसने। 88, 85, 86 और 84। कितना हो जाना चाहिए? 85। ठीक है, तो मानसिक रूप से जो मेंटली रिटार्टेड बच्चे होते हैं उनका आईक्यू होता है 85। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है। अच्छा, आप एक चीज और बताया करो, ये जैसे आप जो इतने भी क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे ये और किया करो कि जैसे सर हमारे हैं 22/30 या 30/30। ठीक है, कोशिश किया करो थोड़ा सा एनालिसिस करने की। ठीक है, बाकी की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करो तो भी चलेगा। सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है, यानी कि सोशल डेवलपमेंट का मेन इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है। वंशानुक्रम, लिंग, वातावरण। और वंशानुक्रम और वातावरण, आंख बंद करके आप क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा सर? तो मेन पूछ रहा है सामाजिक, सोसाइटी, सामाजिक का रोल। हालांकि काफी हद तक अगर हम बात करें तो ये प्रभावित करता है वंशानुक्रम और वातावरण। एक बार के लिए हम मान भी सकते हैं कि सर 50-50 चांसेस हैं, बिल्कुल 50-50 चांसेस हैं, लेकिन उसने आंसर माना है मेन रोल। किसका माना है? वातावरण का। ठीक है ना। चलिए, अगला है कि प्रथम बार जो विकसित दांत होते हैं वो कौन सा दांत होता है। दूध के दांत, स्थायी दांत, दंत अवधारण, उपरोक्त सभी। क्या करें, उपरोक्त सभी लगा दें? उपरोक्त सभी लगा देते, लेकिन यहाँ पर सर परमानेंट टीथ दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूध के दांत। यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो फर्स्ट डेवलप टीथ होते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। स्पेशल एजुकेशन का मेन एम क्या है। समायोजन में सहायता, योग्यता का अधिगम विकास, आर्थिक स्वतंत्रता और उपरोक्त सभी। क्या कहते हो, उपरोक्त सभी लगा दिया जाए? बिल्कुल उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि सभी अपने आप में पॉजिटिव पॉइंट रखे हुए हैं। अगला है कि नवजात की नाड़ी गति 120 प्रति मिनट, 125 प्रति मिनट, 130 प्रति मिनट और 135 प्रति मिनट। जो नवजात शिशु होता है उसकी नाड़ी की जो गति होती है, पल्स रेट, वो कितनी होती है? उसकी पल्स रेट होती है 125 पर मिनट। ठीक है। और मेरे हिसाब से ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है शायद ये स्पीड ठीक है, थोड़ा कम स्लो भी नहीं है और फास्ट भी नहीं है, मतलब मीडियम है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्पीड मेंटेन जरूर करके चलें, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको कवर कराऊं। यहीं पर क्या होता है कि अगर मैं आपका 1 आवर ले गया, मान के चलिए एक घंटे में मैंने ये सभी क्वेश्चन आपके डिस्कस कराए, तो 1 घंटा वेस्ट हो गया ना। मुश्किल से आपके जैसे 30 क्वेश्चन डिस्कस हुए, तो भाई 15 मिनट मोर देन सफिशियंट होता है ना। मेरे हिसाब से जो चीज़ ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आप अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ रखें। ठीक है, बाकी का कोशिश करते ही हम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एक औसत दूध से कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि एक औसत दूध से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 30 से 40 कैलोरी, 35 से 40 कैलोरी, 18 से 20 कैलोरी और 37 से 50 कैलोरी। तो कितनी हो जाएगी? 18 से 20 कैलोरी हमें यहाँ पर 1 आउंस मिल्क से प्राप्त होती है।
अगला है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का क्षेत्र है? शारीरिक सामाजिक संज्ञानात्मक। अगर हम बात करें तो यही सभी विकास के क्षेत्र हैं, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, भाषाई। ठीक है, तो ये सभी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 4। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम एनएसीपी किस वर्ष में चालू किया गया? 1988, 1994, 1987 और 1992। तो यहाँ पर है 1987 में इसे स्टार्ट किया गया। अगला है ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल ने जिसकी खोज की थी। हर पाली में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और लगभग हमें यहाँ पर क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। तो ब्रेल लिपि अंधे बच्चों के लिए होती है, बाणी विकलांग बच्चों के लिए होती है, मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए होती है, और इनमें से कोई नहीं। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आंख बंद करके लगा देंगे अब आप इसे, ठीक है ना। तो ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? अंधे बालकों के लिए। लुइस ब्रेल ने हाथों से टच करके इसे फील करके इसको पढ़ा जाता है। अगला है शैशवावस्था के बालक को क्या कहते हैं? नवजात शिशु, युक्ता, बचपन, भ्रूण। तो यहाँ पर जो नवजात का एक एक वीडियो में पूछा भी था, एक एक पाली में पूछा है कि नवजात का अर्थ क्या होता है, तो नया होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था का ही अगर कहेंगे, स्टार्ट का जो शुरू के जो स्टेज होती है 1-2 महीने का बच्चा, वो नवजात शिशु कहलाएगा, नियोनेट। ठीक है, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला है यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो 1992 से 93, 94, 95, 93, 94 और 95, 96। कब हुआ था? तो जल्दी से आप बता दीजिए। तो 1992, 93 में यूनिसेफ द्वारा बेसहारा बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शाला पूर्व शिक्षा किससे संबंधित है? अनौपचारिक शिक्षा से, औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिक, और इनमें से कोई नहीं। तो शाला से प्री स्कूल एजुकेशन रिलेटेड है, हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन से। अगला है मोंटेसरी विधि निम्न में से किससे संबंधित है? मारिया मोंटेसरी ने इस विधि को खोजा था। यह मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की शिक्षा के लिए, प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के लिए और शारीरिक अक्षमता युक्त बालकों की शिक्षा के लिए। उपरोक्त सभी, क्या कहते हैं, उपरोक्त सभी लगा दें, लेकिन गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि मोंटेसरी विधि स्पेशली मानसिक रूप से निरुद्ध बालकों की शिक्षा के लिए है। अगला है गर्भस्थ शिशु विकास का सही क्रम क्या है? तो पहले हम जान लेते हैं। देखिए, गर्भावस्था के अंदर ही पूछ रहा है, तो गर्भावस्था के अंदर पहले आती है आपकी डिंबावस्था। ठीक है, डिंबावस्था के बाद आती है पिंडावस्था, और पिंडावस्था के बाद आती है भ्रूणावस्था। ये इस तरीके से स्टेज चलती है। गर्भावस्था पढ़ेंगे तो वहाँ जानेंगे भी, तो आप देख लीजिए। तो पिंडावस्था, डिंबावस्था ना, गलत हो गया। गर्भस्थ शिशु और पिंडावस्था गलत। डिंबावस्था और पिंडावस्था हाँ, क्योंकि डिंबावस्था, पिंडावस्था और इसके बाद आती फिर भ्रूणावस्था, तो थर्ड हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गुण सृजनात्मकता से संबंधित है? क्रिएटिविटी से रिलेटेड कौन सा है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये तो दोनों व्यक्तित्व के टाइप हो गए। सोच, थिंकिंग, ये बहुत ज्यादा है, किस तरीके की आपकी थिंकिंग है, ठीक है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग है या आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ये बहुत है। अपसारी और अभिसारी जो कि आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? विशिष्ट शिक्षाविद, विशिष्ट पाठ्य सामग्री और विशिष्ट क्रियाविधि। उपरोक्त सभी, सभी में विशिष्ट यानी कि स्पेशल जुड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर उपरोक्त सभी होने वाला है, क्योंकि उसने भी क्या पूछा था? स्पेशल एजुकेशन के ही बारे में पूछा है। अगला है निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम बिल्कुल है, थॉर्नडाइक ने दिए थे ये। अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, जी बिल्कुल, ये तीनों तो हैं बच्चा पार्टी। बाकी का कौन सा नहीं है? तो मेंडल का नियम नहीं है, लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल ने मटर के दाने पर प्रयोग किया था, वंशानुक्रम से रिलेटेड है ये। यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? भाग यहाँ से। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है बाल एवं महिला हेतु अत्यंत विस्तृत योजना कौन सी है? समेकित बाल विकास योजना, ICDS, इसी के थ्रू आपकी वर्दी होती है, इसी के लिए है ना। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इनमें से कोई नहीं। तो बाल और महिला के विकास के लिए तो सर यही होना चाहिए, ICDS होना चाहिए। पहली हो जाएगी क्या? बिल्कुल पहली हो जाएगी, समेकित बाल विकास सेवा योजना। अगला क्वेश्चन है शारीरिक अक्षमता से युक्त विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं। अंधे बालक, कम सुनने वाले बालक, अपंग बालक और उपरोक्त सभी। शारीरिक रूप से अक्षम, हाँ, तो ये तीनों कैटेगरी ही, पहला, दूसरा, तीसरा, सभी कैसे हैं? शारीरिक रूप से, फिजिकली डिसेबल तो है भाई, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। चलिए, अगला है निम्न में से कौन सा मानव दांत का प्रमुख भाग है? एनेमल, केराटिन, टोलिन, डेप्टिन। तो मानव दांत का प्रमुख भाग है डेंटिन। ठीक है, और शरीर का सबसे कठोर तत्व की बात करें तो एनेमल, जो कि दांतों में पाया जाता है।
ठीक है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो कि मैंडिबल, जो कि जबड़े की होती है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, डेंटिन। अगला है कि हरलॉक के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई। जब स्टेज वाला पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में भी जानेंगे। 11, 6, 10 और 8। हरलॉक ने बताई थी आपकी कितनी स्टेज, 8 स्टेज। अगला है कि वंशानुक्रम का मुख्य वाहक क्या होता है। जीन्स, कोशिका, ऊतक और अंडा। तो जीन्स के जो माता पिता के जीन्स है वो बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, इसी वजह से माता पिता के गुण बच्चे में देखने को मिलते हैं। जो जीन्स यहाँ पर क्रोमोसोम्स हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला जीन्स। अगला है नाको इज रिलेटेड टू विच डिसीज, यानी कि नाको का संबंध किससे है। नाको एड्स से, कैंसर से, तपेदिक और बेरी बेरी से। तो नाको किससे रिलेटेड है, एड्स से रिलेटेड है, ठीक है। अगला है प्रत्यक्षीकरण, आपूर्तिकरण, अंतरण किसकी विशेषताएं हैं। संज्ञानात्मक, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, संवेग। तो ये सभी हो जाएंगी संज्ञानात्मक की आपकी विशेषताएं, कॉग्निटिव की, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्था नहीं है। बोलने की तैयारी, वाक्य प्रयोग, शुद्ध उच्चारण और समाजीकरण। समाजीकरण का क्या लेना देना है भैया भाषा से, है ना। तो आंसर हो जाएगा अपना 4 यहाँ पर, समाजीकरण। अगला है कि एलिसा किस प्रकार का है। एलिसा किस प्रकार का टेस्ट है। तपेदिक टेस्ट, कैंसर टेस्ट, डेवर टेस्ट और एड्स टेस्ट। ये फीवर है यहाँ पर, है ना, डबर ये पढ़ दिया गलत है। फीवर से, कैंसर, फीवर, टाइफाइड और एड्स। तो एलिसा के लिए पढ़ चुके हैं। एलिसा एड्स को कंफर्म करने के लिए किया जाता है, तो एड्स का ही है। एड्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है कि भाषा विकास की आखिरी स्टेज कौन सी है। भाषा विकास की आखिरी अवस्था कौन सी है। क्रंदन, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण, उच्चारण। तो शब्द भंडार हो जाएगा, क्रंदन तो प्रारंभिक हो गई, शब्द भंडार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, वाक्य निर्माण जब करके चले जाते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यही सेंटेंस फॉर्मेशन, यही तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि किन बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाता है। जो कि प्रतिभाशाली होते हैं, शारीरिक रूप से युक्त, अक्षमता से युक्त बालक होते हैं, मानसिक रूप से निरुद्ध बालक होते हैं और उपरोक्त सभी। सभी आ जाएंगे विशिष्ट के अंदर। तो वो पॉजिटिव भी, विशिष्ट का अर्थ पॉजिटिव और निगेटिव बोथ दोनों निकलता है ना। तो अगर जेनियस है, गॉड गिफ्टेड है, तो वो भी विशिष्ट है। कमजोर है मानसिक रूप से एकदम, तो वो भी विशिष्ट है, ठीक है। अगला है कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोग की गई शिक्षण विधि कौन सी है। हस्त विधि, मैनुअल मेथड, चिन्ह भाषा विधि। कम सुन रहा है उसके लिए श्रवण यंत्र विधि, उपरोक्त सभी। तो कौन सी हो जानी चाहिए, उपरोक्त सभी हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो साइन लैंग्वेज से भी पढ़ा रहे हो उसे, और ऑरल मेथड, ये दोनों तो ही गए, तो स्वाभाविक बात है ये अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है, ये थे आपके कंप्लीट क्वेश्चन जो कि हमने आज डिस्कस किए थे। वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।